और ये खैरा स्टेट काफ़ी नामी स्टेट था, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत छोटा मोटा स्टेट, बहुत बड़ा स्टेट था। और राजा मोहम्मद बख्श खां लंबे समय तक, सतार बख्श खां, राजा मोहम्मद बख्श खां ने राज किया था और एक गरीब परवर और बुज़ुर्ग शख्सियत के मालिक थे वो, मेरे परदादा। उसके बाद फिर मेरे दादा हुए, दादा के बाद फादर आए। क्या नाम है, क्या नाम बोले अभी? तो हम बताया कि अलेक्जेंडर खान। तो बोले अच्छा नाम है। तो हाँ, हम कहा कि आज के बाद तो हमको लगता है कि आप नहीं भूलिएगा। तो नहीं नहीं, तो भूलने की चीज़ है नहीं। तो ये अपनी खुशकिस्मती रही कि भाई मेरे गार्जियन ने अलेक्जेंडर खान नाम रख दिया और उसका काफ़ी हमको फ़ायदा मिला है। मतलब ये है कि भाई एक अलेक्जेंडर है, दूसरा कहने की ज़रूरत नहीं है कि खैरा का अलेक्जेंडर की सरघाटी का अलेक्जेंडर। हाँ, इसका फ़ायदा है हमको। हाँ, बिहार के अलेक्जेंडर है। हाँ, बिहार के अलेक्जेंडर। तो समाज में दबे कुचले लोग थे, इर्द गिर्द के लोग थे, तो देखते थे तो कोई उनकी पहुंच नहीं थी, कोई उनकी पकड़ नहीं थी। वो थाने में बाहर बैठे रहते थे, ब्लॉक में इंट्रेंस नहीं था, बैंक में उनको कोई पूछता नहीं था। तो एक ख्वाहिश पैदा हुई मेरे दिल में कि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते हुए ही अपनी राजनीति शुरू करें और राजनीति शुरू करके हम लोगों की सेवा करें। मेरा यकीन, जो मुझे यकीन है, हम माननीय नीतीश कुमार जी, जिन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया, बिहार का विकास है, बिहार में विकास हुआ, बिहार में अमन चैन है, शांति है, ये मतलब सारे तमाम लोग जानते हैं। इसमें बहुत हमको कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मेरा लगाव रहा उनसे और जिस तरह के वो व्यक्ति हैं, तो उधर से फोन आया और बोले कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे बात करें। हम प्रणाम पाती किया, उसके बाद बोले क्या आप नहावा लिया था? हम कहा कि हाँ सर। तो कहाँ घर हैं? माके बाजार। हम कहा जी। तो आप जी एक नॉमिनेशन करना है आपको, आप एक प्रस्तावक लेके चलिए गया। मतलब ये हुआ कि वहाँ हम गए और फिर हम जिलाध्यक्ष हो गए। तो नीतीश कुमार जी की जो अपनी सोच है और अपनी निगाह है, वो काम करने वाले को देखते हैं। फिर हम जिलाध्यक्ष के बाद प्रदेश अध्यक्ष हो गए। प्रदेश अध्यक्ष हो के बाद अभी जो प्रदेश महासचिव हैं, तो जब प्रदेश अध्यक्ष हुए हम। शख्स से शख्सियत बनने की कहानी सुनेंगे आप खुद उन्हीं की ज़बानी। फेस टू फेस विथ इमरान अली में हर बार आपकी मुलाकात कराते हैं एक नई शख्सियत से। इस बार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं शेरघाटी एरिया के, बल्कि गया ज़िला के मशहूर लीडर अलेक्जेंडर खान। अलेक्जेंडर खान साहब जदयू के नेता हैं और अभी वर्तमान में ये जनता दल यू के प्रदेश महासचिव हैं। इससे पूर्व ये अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उससे पूर्व गया ज़िला के अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। अलेक्जेंडर खान साहब का राजनीतिक सफ़र काफ़ी लंबा रहा है, बहुत लंबे समय से, और ख़ास तौर से जो इमामगंज विधानसभा क्षेत्र है, इस इलाके में भले ये रिज़र्व एरिया था, लेकिन लोग इन्हें इस एरिया का विधायक ही मानते रहे हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए अलेक्जेंडर खान साहब हैं। हम इनसे इनके उस राजनीतिक सफ़र के बारे में जानेंगे जो जब इन्होंने राजनीति की शुरुआत की। इन्होंने राजनीति से क्या पाया, क्या खोया, राजनीति किस दिशा में जा रही है, इन तमाम सवालों के साथ हम आपकी मुलाकात कराते हैं अलेक्जेंडर खान साहब से। सर, आपका स्वागत है विज़न आजकल में। शुक्रिया इमरान भाई। अपने व्यूवर्स को एक चीज़ और बता दें कि मैं जहां आया हूं, ये अलेक्जेंडर खान साहब का घर है और ये खैरा है। खैरा स्टेट भी कहा जाता रहा है और शेरघाटी बांके बाज़ार की मुख्य सड़क पर ये खैरा गांव मुख्य मार्ग से सटे हुए है और मैं उनके आवास पे हूँ खैरा गांव में। तो सबसे पहले सर, पहला सवाल हमारा ये होगा कि ये जो खैरा गांव है आपका, ये काफ़ी ऐतिहासिक है और ये खैरा स्टेट के नाम से भी जाना जाता रहा है। क्या रहा है इसका इतिहास? खैरा स्टेट रहा है कि राजा मोहम्मद बख्श खां जो मेरे परदादा थे, वो खैरा स्टेट के राजा थे और उनकी एक ख़ास शख्सियत ये थी कि वो अल्लाह वाले थे और उन्होंने कलाम पाक भी लिखी है। कलाम पाक सरकी जब चलती थी तो सरकी से उन्होंने लिखा है
जिसका नमूना आप आज भी अमझर शरीफ में जब उर्स होता है तो उर्स के मौके पर कुछ पुरानी चीज़ दिखाई जाती है, उसमें ये भी चीज़ दिखाई जाती है। और इनका 1787 कलम था, एक कलम में 17 मौजे हुआ करता था। और ये खैरा स्टेट काफ़ी नामी स्टेट था, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत छोटा मोटा स्टेट, बहुत बड़ा स्टेट था। और राजा मोहम्मद बख्श खां लंबे समय तक, सतार बख्श खां, राजा मोहम्मद बख्श खां ने राज किया था। और एक गरीब परवर और बुज़ुर्ग शख्सियत के मालिक थे वो, मेरे परदादा। उसके बाद फिर मेरे दादा हुए, दादा के बाद फादर आए। खुशकिस्मती हम लोगों की है कि अभी तक जो अपनी पहचान होती है, अपने ख़ानदान का जो रुतबा था, हम लोगों ने कोशिश किया कि हम उसको बचा कर रखें। और यही मेरी पूंजी है। खाने पीने की बात है कि खाने के पीने तक हम आ गए, वो अलग बात है, लेकिन जो दरअसल पूंजी मेरे पास थी, पुरखों की पहचान जो थी, पहचान मेरी कायम है। ये राजनीति में कैसे चले आए? देखिए, जब 83-84 की बात है, हम पढ़ा करते थे और कांग्रेस का ज़माना था, राजीव गांधी, और आपको कांग्रेस की एक दौर था, एक रुतबा था उस ज़माने में। लेकिन हाँ, मतलब ये कहें कांग्रेस ही था। कांग्रेस ही था, पार्टी के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस ही था जी। जब यहाँ हम अक्सर निकलते थे, जब आते थे गया से, गया में हम मिर्ज़ा गालिब कॉलेज में पढ़ा करते थे, जब वहाँ से आते थे तो ब्लॉक थाना उना के तरफ जाते थे तो हम बेबसी देखते थे अपने लोगों की। अपने लोग जो समाज में दबे कुचले लोग थे, इर्द गिर्द के लोग थे, देखते थे तो कोई उनकी पहुँच नहीं थी, कोई उनकी पकड़ नहीं थी। वो थाने में बाहर बैठे रहते थे, ब्लॉक में इंट्रेंस नहीं था, बैंक में उनको कोई पूछता नहीं था। तो एक ख्वाहिश पैदा हुई मेरे दिल में कि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते हुए ही अपनी राजनीति शुरू करें और राजनीति शुरू करके हम लोगों की सेवा करें। और चूँकि बाप दादा राजा थे तो वो दौलत तो हम ला नहीं सकते थे, लेकिन इस सामाजिक तौर पर हम अपने आप को इतना मशहूर कर दें, इतना ऊंचाई तक ले जाएं कि लोग ये समझें कि हाँ, राजा हाँ मोहम्मद बख्श खां का पोता जो है वो भी सामाजिक तौर पर लोगों की सेवा कर रहा है। यही सोच करके हम राजनीति हमने शुरू किया। और जब राजनीति शुरू किया तो जैसे नौकरी के लिए कोई जाता है, निकलता है कि भाई हम चले, तो कहाँ जा रहे हैं, तो भाई जा रहे हैं आपको उड़ीसा, तो गुजरात, इस तरह से लोग चलता है। तो हमको लगा कि भाई चूँकि मंजिल मेरी पटना थी, हम पटना जा रहे थे। और मेरे एक साथ हसनैन नाम का लड़का था, मरहूम, बेचारा नहीं रहा, बेलहरी के रहने वाले थे वो, और वो काफ़ी तेज़ तर्रार और काबिल लड़का था। तो दोनों हम लोग चले। उसने कहा कि चलो ना यार, जब राजनीति करना है तो कोई पद लेके करो। चले हम लोग। जब चले तो इरकी के आसपास से जब हम लोग पहुँचे, जहानाबाद इरकी कोड है जी। तो इरकी कोड के पास देखा कि एक आदमी आ रहा है दाढ़ी रखे हुए, काफ़ी स्मार्ट है, काफ़ी पीछे पीछे लोग लगे हुए हैं। तो हम लोग को लगा कि ये आदमी हो ना हो नेता है जी। तो किसी से हम लोग बिना पूछे ही जा करके उसकी बॉगी में, जिस बॉगी में बैठा उस बॉगी में हम बैठ गए। जब बैठ गए तो वो हम मेरे तरफ मुखातिब हुए, सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम। ये हम समझ गए कि भाई ये कौन है। तो सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम हुआ। तब उन्होंने पूछा कि भाई कहाँ घर हुआ आपका। तो हम बताया। तो कहीं वो तो स्टेट था, ज़माना था राजा मोहम्मद बख्श खां, वो हिस्ट्री जानते थे पूरी हम लोग की। और कोठी उठी हम गए, वहाँ गए हैं इस इलाके के बारे में। हाँ बताया, खींची तस्वीर उन्होंने। और हम उसको कहा कि भाई कहाँ जा रहे हैं आप। तो हम कहा कि मेरी एक खोज है, मेरी एक तलाश। तो क्या? तो हम कहा कि सारे लोग समाज में रह करके सेवा कर रहे हैं, और जो समाज के लोग हैं, जो मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं, वो काफ़ी
काफ़ी दुखी रहते हैं और उनका कोई मददगार नहीं है। तो हमको ये लगा कि हमको पार्टी में रह के, सरकार में रह के, संगठन में रह करके उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो मतलब राजनीति करना चाहते हैं। नौशाद अहमद नाम था उनका और जिला अध्यक्ष थे। जब जहानाबाद और गया एक हुआ करता था उस वक्त जिला अध्यक्ष थे। तो उन्होंने कहा कि भाई आज चलिए ना, तो तारिक साहब आ रहे हैं, आज मिलाते हैं आपको हम। अरे आपका तो नाम जो है अलेक्जेंडर खान, ये बहुत बड़ी बात है और स्टेट के आप लोग ही रहे हैं, आप ख़ानदानी लोग हैं। इत्तेफाक से हम लोग पटना पहुँचे तो तारिक अनवर वहाँ आए थे। तारिक अनवर एयरपोर्ट पर हम लोग एयरपोर्ट में मिले। बिहार के बड़े नेता थे वो। बिहार के बड़े नेता नहीं थे, बल्कि वो युवा कांग्रेस के उस ज़माने में जब राजीव गांधी और संजय गांधी की बात लोग करता था तो युवा कांग्रेसी के नाम आता था। उस ज़माने के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो। जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और आगे पीछे हाली महाली मंत्री तमाम लोग थे एयरपोर्ट पर। तो मतलब नौशाद अहमद ने हमको इंट्रोड्यूस किया कि भाई अलेक्जेंडर खान साहब हैं, ये खैरा के रहने वाले हैं, इनके दादा परदादा ये थे वो थे। तो बड़ा मतलब हम मुतासिर हुए और मुतासिर होकर उन्होंने कहा कि अलेक्जेंडर जी क्या किस मकसद से निकले हैं, राजनीति करेंगे क्या आप? तो हम कहा कि मकसद तो है मेरा। तो वो एक मंत्री थे, पंचायती राज मंत्री कोनेश्वर सिंह करके, कोनेश्वर सिंह सम कुछ नाम था, ज़माना हो गया भूल गए। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा पैड कहाँ देखें। उन्होंने पैड लिया और पैड लेकर के बोला किस प्रखंड के रहने वाले आप? तामस प्रखंड के। तामस का युवा प्रखंड का अध्यक्ष कलम से उन्होंने मनोनीत कर दिया। और मनोनीत करके हमको कहा कि भाई आप अलेक्जेंडर आप काम कीजिए, तमाम लोग जो मेरे लोग हैं, जो एक सिस्टम होता है राजनीति में, ग्रुप टाइप का सिस्टम था, तो तमाम लोग आपको मदद करेंगे। हमने कोशिश किया, हुआ बहुत दिन, हमको मेहनत नहीं करना पड़ा। समाज में चूँकि बहुत लोग परेशान रहा करते थे, उनका काम करने वाला कोई नहीं था, तो काफ़ी जल्दी और कांग्रेस का एक ऐसे भी कांग्रेस की पकड़ बहुत थी स्टेट में। हाँ, काफ़ी पकड़ थी। मशहूर हो गया। उसके बाद 6 महीने के बाद हमको प्रदेश का महासचिव बना दिया गया। उसके बाद मेरे जहन में एक बात आई कि एक ऐसा समीकरण होता जिस समीकरण में गरीब तबके के लोग मेरे साथ रहते, और यही सोच करके हमने एक खुद का संगठन बनाया। सर हम इसमें रोकेंगे आपको, उससे पहले ये सवाल पूछेंगे कि ये अलेक्जेंडर खान नाम ये कैसे पड़ गया? ये इंग्लिश नाम लगता है। देखिए, ये तो लोग बड़ा हैरान होते हैं आपके नाम के साथ कि अलेक्जेंडर। बिल्कुल तो इस नाम के बारे में हैरानी होनी पूरे बिहार में। हमको लगता है आप जहाँ कहीं जाते होंगे तो अलेक्जेंडर खान नाम से थोड़ा लोग अलग तरह से अट्रैक्ट होते होंगे। इमरान भाई, इसका हमको फ़ायदा भी होता है कि एक बार जहाँ हम किसी से मिलते हैं ना, जब मिल जाते हैं और नाम बताते हैं तो फिर हम मेरा नाम भूलते नहीं। एक बात। दूसरी बात यह है कि खुशकिस्मती है मेरे वालिदैन जो थे, उनके जहन में, चूँकि राजा महाराजा ख़ानदान से रहे थे, उनके जहन में सत्तार बख्श खां, मोहम्मद बख्श खां, अलेक्जेंडर खां, सिकंदर खां, ये सब इस तरह का नाम वो लोग रखा करते थे। और ये सवाल जो आप पूछ रहे हैं, तारिक साहब ने यही सवाल पूछा था कि अलेक्जेंडर जी ये नाम आपका किसने रखा? हम कहा कि जाहिर सी बात है कि मेरे वालिदैन जो होंगे, वालिदैन ने रखा होगा। तब बोले कि अच्छा नाम है यार, हमको अभी तक याद है। अभी कुछ मतलब 3-4 दिन पहले एक पदाधिकारी से हम बात कर रहे थे, नया पदाधिकारी है, हाल ही में आए हैं गया जिला में। तो बोले कि सर आपका क्या नाम है? क्या नाम बोले अभी? तो हम बताया कि अलेक्जेंडर खान। तो बोले अच्छा नाम है। हाँ, हम कहा कि आज के बाद तो हमको लगता है कि आप नहीं भूलिएगा। तो नहीं, तो भूलने की चीज़ है नहीं। तो ये अपनी खुशकिस्मती रही कि भाई मेरे गार्जियन ने अलेक्जेंडर खान नाम रख दिया, और उसका काफ़ी हमको फ़ायदा मिला है। मतलब ये है कि भाई एक अलेक्जेंडर है, दूसरा कहने की ज़रूरत नहीं कि खैरा का अलेक्जेंडर की सरघाटी का अलेक्जेंडर। हाँ, इसका फ़ायदा है हमको। हाँ, बिहार के अलेक्जेंडर है। हाँ, बिहार के अलेक्जेंडर।
सर, ये दलित मुस्लिम बुद्धिजीवी मंच जो आपने बनाया, तो एक राजनीतिक दल में आप ऑलरेडी थे, उसके बावजूद आपने एक सामाजिक संस्था बनाया और आपने कई कार्यक्रम भी किए, इसको लेकर बहुत सारे आयोजन आपके रहे, मैं उसमें शामिल भी कई बार हुआ हूँ। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी आपको? देखिए, हम जब संगठन में, राजनीतिक संगठन में जब हम थे, तो संगठन का विस्तार, संगठन में जैसे आजकल क्या है, संगठन समाजवादी लोग थे, कुछ कांग्रेसी लोग थे, तो ये एक बड़ा गैप था दोनों में। तो हमको ये लगा कि भाई एक सामाजिक संगठन हम बनावें जिसमें सब लोगों को लेके चलें। तो नाम हमने रखा दलित मुस्लिम बुद्धिजीवी मंच। दलित मुस्लिम बुद्धिजीवी मंच, यानी किसी समाज को, किसी जात को हमने छोड़ा नहीं। और एक संगठन के स्वरूप को अपने दिमाग में रखते हुए संगठन में, जो देखिए ये था मेरा सिंबल था मेरा, ये देखिए दोनों दाहिना हाथ, और झंडा मेरा था ब्लू और हरा, जिससे दलित और मुसलमान इंडिकेशन था, दलित और मुस्लिम इंडिकेशन था। चूँकि दबे कुचले लोग थे, ऐसा नहीं है कि हम किसी जातीय आधार पर उसको बनाया था, हमने इसलिए बनाया था कि जो दबे कुचले लोग हैं वो, और तमाम लोग जो जाति पाति करते हैं, उससे उठ करके हम कुछ करें। क्या कर पाए उस बैनर से आप? क्योंकि उस बैनर से काफ़ी हम पॉपुलर हुए, हमने बहुत कोशिश किया, और मेरी पूरी प्राथमिक सदस्यता की संख्या जो थी 50,000 से 1 लाख के बीच हो गई। और सब हर गांव में हम घूमे, हर गांव में छोटा से छोटा ही ऑफिस था, ऑफिस हमने बनाया, और वहाँ तमाम लोगों से मिलते रहे। वो लोग का छोटा मोटा काम जो ब्लॉक स्तर का है, जो हम कर सकते थे, हम क्या करते थे। काफ़ी इसमें यह हुआ कि किसी ने ये खबर, उस ज़माने में जब लोजपा उरूज पाया, लोजपा जब उरूज पाया, तो उस ज़माने में किसी ने रामविलास जी को ये बताया कि भाई एक अलेक्जेंडर खान नाम के आदमी हैं, जो मगध लेवल का वो संगठन था, मगध दलित मुस्लिम बुद्धिजीवी मंच, हाँ, मगध प्रमंडल। और क्योंकि रामविलास जी का भी वही था कि दलित और मुस्लिम बेस उनका वही था पॉलिटिक्स का, तो वो लगा कि एकदम उनके मिजाज की चीज़, बिल्कुल उनको ये लगा कि जो हम चाहते हैं वही काम कर रहे हैं। बिहार स्तर के नेता थे, उनका नाम हम बुला रहे हैं, जहानाबाद के थे। तो वो खोजते खोजते मेरे घर आया, और ऑफिस थी, बजाते हुए आके बैठे, मिले, और उन्होंने कहा कि भाई रामविलास जी ने आपके यहाँ पैगाम भेजा है, अब वो चाहते हैं कि आप उनके साथ रहिए, और जो आपका मिशन है सो उनका मिशन है। तो हम कहा मेरा मिशन तो हम भी नहीं कह सकते हैं कि उनसे ऊंचा है, लेकिन मेरा मिशन सिर्फ दलित मुस्लिम नहीं है, उसमें बुद्धिजीवी भी हैं। तो बोले कि ठीक है अलेक्जेंडर भाई, हम एक बार और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको मौका दीजिए, और समय ले करके हम आपसे आते हैं, बात करके फिर हम माननीय रामविलास जी को आपकी बात रखेंगे। हम कहा देखिए, मेरा मकसद जो है काम करना है, अभी हम MLA MP बनने की बात नहीं सोचा है, इसलिए बहुत मकसद मेरा नहीं है। अगर ऐसा होगा तो ठीक है, मिलेंगे, बड़े नेता हैं, अच्छे नेता हैं, सामाजिक तौर पर, और मतलब हिंदुस्तान लेवल के लीडर हैं, इसमें दो मत तो है नहीं, हम उनसे मिलेंगे, मेरी खुशकिस्मती होगी। खैर इत्तेफाक से उनके थ्रू हम नहीं मिले, हम पटना गए हुए थे, रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव जी, तो मेरा अच्छा संबंध था, हम जाते थे, मिलते थे, बैठते उठते थे। तो वहाँ गए, उससे पहले हमको लगा कि रामविलास जी से समय हम लेके मिले, और हमने वहाँ जाके नाम नोट कराया, हमको समय 4:30 मिला। उसके बीच में फिर हम चले आए लालू जी के पास। तो लालू जी के पास आए तो लालू जी बड़ा प्यार से मिले और बैठाया उन्होंने, फिर तिलकुट वगैरह आया, खाया हुआ। फिर वो बोले कि यार कहाँ आए हो अलेक्जेंडर? तो हम कहा सर यहीं चले आए थे, तो हमसे आपसे मिल लें। तो काफ़ी देर तक गपशप होती रही, मतलब इधर अपना जो जायज़ा लिया उन्होंने, क्षेत्र का क्या है नहीं है, अपना जो हो सका, जो सही था हमने बता दिया। वहाँ से हम निकले
तो वहाँ तो ट्रैफिक का प्रॉब्लम रहता दिल्ली में। तो ट्रैफिक का प्रॉब्लम था, जब वहाँ पहुँचे तो पहुँचते पहुँचते 5:30 हो गया। तब 5:30 हो गया तो हम पहुँचे वहाँ माननीय रामविलास जी के कार्यालय। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर अगले ने पूछा कि क्या नाम हुआ आपका, तो हम कहा मेरा नाम तो अलेक्जेंडर खान हुआ। तो समय तो आपका 4:30 था, तो समय तो आपका ख़त्म हो गया। हम चलिए कोई बात नहीं। तो एक आदमी खड़ा हुआ था, कैसे क्या नाम बताया, तो हम कहा अलेक्जेंडर खान। गया से तो हम कहा अच्छा हम इंतज़ार में हैं। तो चलिए 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 सर, वो हमको लेके ऊपर गया। ऊपर गया तो कुछ लोग मिलने वाले थे, उन लोगों को मिलने के बाद रामविलास जी ने हमको सामने बैठा करके इस पर डिस्कशन किया, बुद्धिजीवी मंच पर इस पर किया, और ये कहा कि जिस तरह से आपका जो अभी हमको सूचना है, उस सूचना के हिसाब से अगर उसमें आप कोशिश कीजिए तो आप काफ़ी कारगर हैं। और मेरा भी मकसद ये है कि हम मतलब जो जातीय लड़ाई है उसको ख़त्म करके एक बीच की पार्टी जो है उसको, जो मेरी पार्टी है रामविलास, क्या बोलते हैं आपको, लोजपा के इस पर न आरजेडी नो बीजेपी के तर्ज पर हम काम करें, और काम करके दलित मुस्लिम और जो दबे कुचले लोग हैं उनकी एक टीम बना करके और सरकार में हम लोग आए। हाँ, सरकार में और उनकी सेवा करें। चाबी उनको मिली? हाँ, चाबी मिली भी उनको। खैर भाई, हम प्रभावित हो गए। काफ़ी देर तक बात हुआ, लगभग 7:30 पौने 8 बजे तक बैठे रहे। फिर चाय आया, नाश्ता आया, उसके बाद बोले। हम यहाँ पे एक सवाल आपसे ज़रूर करेंगे। आपकी नज़दीकी राजनीति में तारिक अनवर साहब से रही, कांग्रेस के, आपकी लालू यादव जी जो कि बड़े नेता देश में माने जाते हैं उनसे रही, रामविलास पासवान जी से रही, और वर्तमान में नीतीश कुमार जी आपके काफ़ी, आप उनके नज़दीकी हैं। तो इतने तमाम बड़े नेताओं से आपकी नज़दीकी रही, आपकी पहचान मगध क्षेत्र में है, दूर दूर तक है। इसके बावजूद जो मौका आपको मिलना चाहिए था राजनीति में, वो नहीं मिला। तो क्या लगता है कि आज नेताओं का या कार्यकर्ताओं का या जो ज़मीनी नेता हैं उनका सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है? देखिए, आप का सवाल सही है, लेकिन हकीकत यह है कि मेरा यकीन, जो मुझे यकीन है, हम माननीय नीतीश कुमार जी जिन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया, बिहार का विकास है, बिहार में विकास हुआ, बिहार में अमन चैन है, शांति है, मतलब सारे तमाम लोग जानते हैं। इसमें बहुत हमको कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मेरा लगाव रहा उनसे, और जिस तरह के वो व्यक्ति हैं कि किसी को, जैसे जब हम जिलाध्यक्ष हुए, हमको याद है यही जगह थी, और हम पैरवी कर रहे थे गया के एक आदमी की जो पहले से अध्यक्ष थे। तब पैरवी किया था, शाम को पैरवी, रात में लगभग 8 बजे हम फ़ोन किया था आरसीपी जी के यहाँ। तो आरसीपी जी उस ज़माने में मतलब करीब थे, पार्टी में थे, वो अच्छे दूसरे नंबर के नेता थे। तो उसमें हम पैरवी किया कि भाई जो है सर उसी को रिपीट कर दिया जाए जिलाध्यक्ष में। तो बोले कि देखिए, ये तो माननीय मुख्यमंत्री क्या करेंगे नहीं करेंगे, उसमें हम क्या कहें। मतलब हमको ऐसा नहीं लगा कि मेरे सर सहरा चढ़ेगा। सुबह 7 बजे लगभग हम ऐसे ही टहल रहे थे, फ़ोन आया तो मुख्यमंत्री के यहाँ का फ़ोन था। तो उसमें लोग, मतलब उधर से फ़ोन आया और बोले कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे बात करें। हम प्रणाम पाती किया, उसके बाद बोले क्या आप नहावा लिया था? हम कहा कि हाँ सर। तो कहाँ घर हैं? माके बाजार। हम कहा जी। तो आप जी एक नॉमिनेशन करना है आपको, आप एक प्रस्तावक लेके चलिए गया। मतलब ये हुआ कि वहाँ हम गए और फिर हम जिलाध्यक्ष हो गए। तो नीतीश कुमार जी की जो अपनी सोच है और अपनी निगाह है, वो काम करने वाले को देखते हैं। फिर हम जिलाध्यक्ष के बाद प्रदेश अध्यक्ष हो गए। प्रदेश अध्यक्ष हो के बाद अभी जो प्रदेश महासचिव हैं, तो जब प्रदेश अध्यक्ष हुए हम, तो भी हमको लगा कि इन्होंने जिला में, चूँकि जब चुनाव हुआ था तो चुनाव में
कुछ चिराग फैक्टर चला था, चिराग जी के वजह से कुछ नुकसान हुआ और उसमें हम लोग को सीट कम आई। तो उस ज़माने उस टाइम में भी मतलब पूरे मगध में और शाहाबाद में लगभग जिला हम हार गए थे। एक चीज़ लेकिन एक सवाल उभरता है कि जब समता पार्टी नीतीश कुमार जी ने बनाया था और इस क्षेत्र में रामस्वरूप पासवान जी को खड़ा किया था और उस वक्त माना जाता था कि विधायक आप हैं, वो पर्दे के पीछे हैं और आप ही मेन विधायक हैं, ऐसा सामने आया था। बाद में वो आरजेडी में चले गए या फिर आप ले गए, जैसे भी जो स्थिति बनी होगी। कई बार ऐसा देखा जाता है आपके बारे में कि आप किंग मेकर के तौर पे इस इलाके में जो छोटे छोटे चुनाव हैं उसमें दिखाई देते हैं। ये तमाम चीज़ों के बावजूद भी कैसे जो पिछली आने वाली जो जनरेशन है वो अगर आपको कुछ बनता नहीं देखेगी तो क्या पॉलिटिक्स में नए लोगों के आना समाप्त हो जाएगा? नहीं, देखिए इमरान भाई, हम इससे निराश नहीं हैं चूँकि जो सोच है नीतीश कुमार जी की, अभी तो नीतीश कुमार मेरे नेता हैं और हकीकत ये है कि हम तो कभी कभी बोल देते हैं तो कई नेता हंसते भी हैं और कई नेता ये समझते हैं कि भाई थोड़ा सा ज़्यादा बटरिंग कर रहे हैं। जैसे कभी कभी हम ये भी बोल देते हैं कि अगर हिंदुस्तान नहीं दुनिया के स्तर पर प्रजातंत्र होता तो नीतीश कुमार से अच्छा कोई नेता नहीं था ना होता। ये आपकी इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि नीतीश कुमार एक अच्छे नेता हैं। उन्होंने बिहार में सड़कों की जाल बिछाई, विकास कार्य बहुत किए। लेकिन जो बिहार में ऐसी स्थिति जब आई, जब आरसीपी सिंह ने एनआरसी को लेकर लोकसभा में समर्थन कर दिया उस बिल का, और उसके बाद जब बीजेपी के साथ चले जाते हैं, फिर आरजेडी में चले जाते हैं, ऐसा परिवर्तन जब होता रहता है तो क्या आप असहज नहीं महसूस करते जब कभी लोग इनको पलटू तक कहते हैं? ऐसे स्थिति में क्या आप असहज नहीं महसूस करते कि आपके नेता के लिए जनता में इस तरह के मैसेज हैं? देखिए अभी सब माइनॉरिटी नेता हैं और माइनॉरिटी के अगेंस्ट जब वो कदम उठाते हैं उस समय देखिए ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। देखिए इमरान भाई, एक बात जो हम भूल गए थे, जो मूल मेरी ज़िंदगी का मकसद था और जो हमने कुछ इस क्षेत्र को दिया और नीतीश कुमार जी ने इस क्षेत्र को अमन चैन दिया, वो तो मेरे दिमाग से निकल गई थी बात, आपने याद दिला दिया। उस ज़माने में जब यहाँ फ़िरका परस्ती उरूज पर थी, जातीय दंगा हो रहा था, लोग मारे जा रहे थे, काटे जा रहे थे, रात में चलना तो दूर है, दिन में लोग घर से निकलने में डरते थे। उस ज़माने में नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों एक थे लेकिन लालू यादव से नीतीश कुमार अलग हो गए, अलग होकर के एक मसाल लेकर के वो खड़े हुए और वो मसाल समता पार्टी के रूप में था। तो उससे पहले जब मतलब जनता दल थी तो जनता दल से हमने अपने पार्टी के समर्थन से, मतलब दलित मुस्लिम बुद्धिजीवी मंच के समर्थन पर रामस्वरूप पासवान जी को चुनाव लड़ाया और चुनाव लड़ाया तो सिर्फ 300 वोट से हारे। जब 300 वोट से हारे, उसी सर्टिफिकेट को हम ले जाकर के माननीय रामविलास जी को नीतीश जी को दिखाया। जब नीतीश जी ने उसको देखा तो नीतीश जी ने कहा कि अलेक्जेंडर जी ऐसा है कि हम बिल्कुल हम इनको टिकट देंगे और ये चुनाव लड़ेंगे, इनको जिताइए। लेकिन हमने और जो सारी बात कही, जो यहाँ की फ़िरका परस्ती में जिन लोगों को नुकसान हुआ, जितने घर जले, जितना मतलब लोगों की ज़मीन और जायदाद पर लोगों ने कब्जा किया, वो सारी बात बताया तो वो बड़ी भावुक हो गए। और भावुक होकर उन्होंने कहा कि अलेक्जेंडर जी, अगर आप रामस्वरूप पासवान जी को जिताते हैं तो भी और हार भी जाते हैं तो भी कोई गम नहीं है। ये टिकट जो है अगर हम देंगे तो ये समझ के देंगे कि हमने आपके ज़ख्मों पर मरहम लगाया और ये सोच करके ये टिकट पक्की हो गई आपकी, आप जाइए। अब जब टिकट का सिंबल बटेगा तो आके ले जाइए। सर, एक सवाल और कि आप मुस्लिम समाज से आते हैं,
जाहिर है एक मुस्लिम समाज से आने वाला नेता अपने मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करता है, तो मुस्लिम समाज के लोग उससे सवाल भी करते हैं। आज मुस्लिम समाज के लोगों का एक सवाल रहता है कि अब मुसलमान नेता अगली पंक्ति में नहीं बैठते हैं, वो पिछली पंक्ति में उनको जगह मिलती है। मुसलमान नेता अब झंडा ढोने के लिए रह गए, नारे लगाने के लिए रह गए, पार्टी का काम करने के लिए रह गए, उनको अब टिकट नहीं मिलेगा, उनको पद नहीं मिलेंगे, अब वो सिर्फ पीछे चलेंगे। आप किस नज़र से देखते हैं इस तरह के जो आरोप लगते हैं, या मुस्लिम लीडर्स को इस तरह की चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं, समाज की तरफ से ऐसे सवाल झेलने पड़ रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए इमरान भाई, हकीकत यह है कि हम लोगों ने वो चीज़ ज़रूर महसूस किया है जो आप कह रहे हैं, लेकिन नेता पर डिपेंड करता है। जैसे नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार जी ने खुद ये बीड़ा उठा लिया कि मुसलमानों का हर काम हम करेंगे, कब्रिस्तान हम बनावेंगे, मतलब उनके अमन चैन, उनके हिफाजत की गारंटी, और उनके मतलब जैसे आप मान के चलिए कि मुसलमानों में उनका बांटने का इरादा नहीं था, जो मुसलमानों में भी उन्होंने अति पिछड़ा घोषित किया। अति पिछड़ा उन्होंने घोषित किया, इसलिए घोषित किया कि वो जो शोषित और दलित टाइप के कमज़ोर मुसलमान हैं, उनको एक मौका दिया कि भाई आप BDO बनो, CO बनो, DM बनो, और उसका काफ़ी हम फ़ायदा भी देखा। तो ये एक नेता की जिम्मेदारी, एक मुखिया की, प्रदेश के मुखिया की जिम्मेदारी जो आप कह रहे हैं, उनकी एक जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी है। लेकिन जो राजनीतिक हिस्सेदारी का सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, इस हिस्सेदारी का क्या है? देखिए हम तो निराश नहीं हैं भाई। अच्छा। इमरान भाई, एक बात मान के चलिए कि नीतीश कुमार कभी भी कुछ कर सकते हैं। अच्छा। और करते रहे हैं, और ये हकीकत है कि आपने ये सवाल किया, आप काफ़ी पॉपुलर रहे हैं, आपने फिल्म का डायरेक्शन दिया है, सब दिया है, और काफ़ी हमको आपकी आवाज़ भी पसंद है, और आपके जो लहजे हैं, आपके जो तरीके हैं, वो दिल छूने वाले हैं। लेकिन हकीकत ये है कि आपका सवाल बार बार जो हो रहा है, उस सवाल का जवाब हम सिर्फ इतना ही दे सकते हैं कि नीतीश कुमार जी देखते रहते हैं कि हमको क्या करना है, और हकीकत ये है कि दूसरे लोग, सर ये सिर्फ नीतीश कुमार जी के साथ नहीं, जो तमाम सेकुलर दल, तमाम सेकुलर दल बस हमारे हैं उस पर, जो तमाम सेकुलर दल हैं, जो कहीं कहीं तो है कि भाई MY, तो कोई बोले इसके ABCD Z तक आइए, तो जहाँ पर MY का सवाल है वहाँ जो भी हक देने में लोग पीछे हैं। अब देखिए, बताते हैं हम आपको कि अब्दुल बारी सिद्दीकी लालू जी के उम्र के हैं, और लालू जी के समकक्ष रहे हैं। उनका कद बिल्कुल उनसे बहुत भिन्न नहीं है। लालू यादव एक सामाजिक बड़े नेता हुए। हाँ, हकीकत यह है कि लालू यादव में क्वालिटी रही, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन लालू यादव वो गरीबों की आवाज़, हाँ, गरीबों की आवाज़ रहे हैं, बने हैं, सब कुछ है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब मुसलमानों को हक देने की बात आई तो उन्होंने भी मुसलमानों को नेगलेक्ट किया। उनका हक, जो अब मामूली सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अब्दुल बारी सिद्दीकी एक बहुत बड़ी हैसियत है, हस्ती है, एक बड़ा चेहरा है। जब वो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव हार जाते हैं, और हारते हैं उसका कारण जो एनालिसिस हुआ, जो सर्वे आया, उसमें स्पष्ट था कि MY ने उनका सहयोग नहीं किया। MY का जो समन्वय बनना चाहिए था, नहीं बना। उसके बाद वो ऐसे ही घूमते रहे, टहलते रहे। छोटे छोटे लोग, दूसरे लोग अच्छे पद पे गए, राज्यसभा चले गए। वहाँ भी इस बात की फीलिंग रही, लोगों में ये सोच रही, लोगों में का ये दर्द रहा कि मुसलमानों को माइनस किया गया। और हकीकत ये है कि वो दर्द हम भी महसूस करते हैं, लेकिन अपने नेता से हम निराश नहीं हैं। सर, आखिरी सवाल, आपने राजनीति में काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है, और अलग अलग समय से आप गुज़रे हैं, अलग अलग हालात से गुज़रे हैं, कई तरह की परिस्थितियां आपके सामने आई हैं। लेकिन आप जैसे लीडर, जो आगे के लीडर हैं, अब जो आपकी नई पीढ़ी है, जो युवा लीडर, जो नए युवा नेता बनना चाहते हैं,
उनके लिए क्या संदेश होगा अगर उनके राजनीतिक भागीदारी उन्हें नहीं भी मिलती है तो समाज के लिए वो नेता बने ना बने, या फिर उन्हें क्या करना चाहिए वर्तमान परिस्थिति में? अगर आप पूरी परिस्थिति को अगर आकलन करें तो आप किस तरह देखते हैं, या फिर उनके लिए, युवाओं के लिए क्या संदेश होगा आपका? देखिए, सबसे पहले तो युवाओं के लिए मेरा अपना संदेश है, राजनीतिक जीवन जो है एक ऐसा जीवन है, तपस्या है। इसमें जिस तरह से एक ऋषि मुनि, एक बुजुर्ग इबादत करता है और उसकी सोच छोटी नहीं होती है, एक लंबी सोच होती है और वो सीधे उसका कनेक्शन ऊपर वाले से होता है। वो सोचता है कि भाई हमको जो दुनिया में हमको चाहिए वो हमको मिले ना मिले, लेकिन समाज तो इसका बरक्स कहती है। आपने नेताओं को कि इन्होंने लूट लिया, इन्होंने घोटाला कर लिया, इन्होंने जितने तरह का समाज में इल्ज़ाम है वो नेता के सर जाता है, और आप कहते हैं ये बुजुर्गी है, ये ऋषि मुनि का काम है। ये दोनों चीज़ें अपोजिट है। इमरान भाई बताते हैं, हकीकत ये बताते हैं कि जो मेरी अपनी सोच है, मेरी सोच क्या है? मेरी सोच ये है कि एक नेता, अगर हकीकत में नेता का स्वरूप अगर आप देखना चाहते हैं और अगर आप महसूस कीजिएगा तो एक नेता को एक देवता के समान होना चाहिए। देवता के समान ये नहीं कि नौज़बिल्लाह भगवान होना चाहिए, खुदा होना चाहिए, वो अपनी पूजा कराना चाहिए, नहीं। उसकी सोच ये होना चाहिए कि दूसरे को के दर्द को हम महसूस करें, दूसरे के लिए कुछ हम करें। जैसे मान लिया जाए कि जनता वोट देती है, बहुत सारी जनता है जो उम्मीद पर वोट देती है कि मेरे लिए अच्छा करेंगे, बिजली होगा, पानी होगा, ये होगा, वो होगा। अब बहुत सारे लोग ये हैं जो अपने वोट को बेच देते हैं। तो जो बेच देते हैं वही तो कारण नहीं है इसके, हो सकता है वही कारण हो जो अच्छे लोग भी जौ के साथ क्या बोलते हैं, घून पिसाता है, घून के साथ जौ पिसा जाता है। तो इस तरह की जो सोच है, आम पब्लिक की सोच है, इस सोच को उनको बदलना होगा। और नौजवान तबका है, उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि सबसे पहले तो वो अपने फ्यूचर, चूँकि प्रैक्टिकल लाइफ में हमने जो महसूस किया है, राजनीति मतलब देवता का स्वरूप जो हम बता रहे थे, मतलब एक ईमानदारी की चीज़ है, और ईमानदार हो करके अपना समय उसमें लगाना और अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको भूल जाना। फ्यूचर का क्या होगा? फ्यूचर उनका ख़राब होगा। इसलिए हम हर युवा से ये अपील करेंगे कि पहले वो अपनी रोजी रोटी, अपने पढ़ाई लिखाई और अपनी तरक्की और अपने उरूज की सोचें कि भाई हम किस तरह से साथ सामाजिक काम, हाँ, उसके साथ सामाजिक काम करें। और जब वो इस स्थिति में आ जाए कि एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो, मतलब हेल्थ और वेल्थ दोनों के मामले में जब स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो, तो राजनीति की सोचें, और राजनीति की सोचें और ये मान के चलें कि उनको भी बहुत ठोकर खाना होगा, उनको भी चोट लगेगी, उनको भी दर्द होगा, लेकिन महसूस करके बर्दाश्त करके रहना होगा और अपने हक के लिए धीरे धीरे आवाज़ उठाना होगा। अगर आप आवाज़ नहीं उठाइएगा, अगर आपकी आवाज़ मेरी तरह खामोश रही, तो आपका भी अंजाम ये हो सकता है। इसलिए हर नौजवान को मेरा ये पैगाम है कि पहले वो अपने फ़र्ज़ को देखें, दूसरे अपने घर को देखें, और तीसरे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अगर वो राजनीति करना चाहते हैं तो राजनीति करें, तो अपने हक के लिए लड़ें और अपने हक को पाने की कोशिश करें। मेरी तरह खामोश ना रहें, मेरी तरह दर्द और आंसू पी करके ना रहें। हकीकत है, देखिए आपने जो पूछा है उसमें कहीं कहीं ऐसा लम्हा है कि हम भावुक हो जाते हैं, कि हमको लगता है कि भाई एक ज़माना था, 30 साल 40 साल हो गया। देखिए 1983 से हम राजनीति में आए, और 83 से इमरान भाई हमने हमेशा अच्छा काम किया, हमेशा इस तरह काम किया कि लोगों को फ़ायदा हो। आज भी सुबह से शाम तक बैठ करके मतलब लोगों का काम करते हैं, फ़ोन से ही सही जी, बिल्कुल, हाँ एकदम। लोग माने ना माने उससे हमको मतलब नहीं है। जो मेरी सोच है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार के बारे में, कुछ लोग कि भाई आप अच्छा कीजिएगा तो
नीतीश कुमार आपके लिए अच्छा सोचेंगे। आपने कभी वोट नहीं दिया, नीतीश कुमार आपका काम करते रहे। हकीकत है कि नीतीश कुमार ने आपके वोट के मतलब बरक्स आपके वोट, आपने वोट दिया उससे 10 गुना आपका काम किया, समझा, 10 गुना काम किया। लेकिन हालात कभी कभी ऐसे आते हैं जो हालात के तहत उसमें हम इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं, और ये सवाल हम उनसे नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि जब भी नीतीश कुमार को मौका मिला है, जहाँ भी, चाहे इस कुर्सी पर बैठे हो या उस कुर्सी पर बैठे हों, लेकिन उन्होंने सामाजिक न्याय और हर जाति, हर धर्म और ख़ास करके जो फिरका परस्ती है उस पर अंकुश रखा है और दंगा नहीं होने दिया। इसीलिए हकीकत यह है कि मैं जो सह रहा हूँ, जो दर्द है, दवा खा के ठीक कर लूँगा, लेकिन नीतीश कुमार को छोड़ने वाला नहीं हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। तो वीवर्स, ये थे मशहूर नेता, मशहूर लीडर अलेक्जेंडर खान, जिन्होंने ये कहा कि तमाम दर्द सह लूँगा लेकिन नीतीश कुमार को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी जिस गठबंधन में भी रहे, चाहे महागठबंधन में रहे या एनडीए में रहे, लेकिन उन्होंने जो सामाजिक सरोकार है उसको नहीं छोड़ा, समाज से नाता नहीं तोड़ा और सामाजिक सद्भाव जो बिहार की है उसको कभी बिगड़ने नहीं दी। तो ये इनकी उनके साथ रहने की मिसाल है ये, और ये वजह है अलेक्जेंडर खान साहब की। और इन्होंने एक जो सारांश नई युवाओं के लिए कहा वो ये कि युवा राजनीति में ज़रूर आएँ। ऐसा नहीं कि वो राजनीति से अलग हो जाएं, राजनीति में आएँ, लेकिन उनको राजनीतिक हिस्सेदारी न भी मिले तो वो राजनीति में आएँ, लेकिन पढ़ते लिखते रहें, अपने व्यवसाय को देखते रहें, अपने घर परिवार को देखते रहें, और ये तमाम चीज़ों को देखते हुए वो समाज सेवा करें, राजनीति में आए, अपने भविष्य को बर्बाद करके हरगिज़ राजनीति में ना आए। तो ये थे हमारे साथ अलेक्जेंडर खान साहब। व्यूअर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।